हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, आज हम लोगों की कॉम्प्लेक्स नंबर की ये 4th क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले आपकी 3 क्लास हो चुकी है। जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं वो हमारे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बच्चों क्लासेज कंटिन्यूएशन में हैं। ऐसा हो सकता है कि ये आप डायरेक्टली देख रहे हों और थोड़ा प्रॉब्लम फेस करें। तो ये सीक्वेंस से आप देखिएगा। पहले क्लास नंबर 1 जो कि बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड था, क्लास नंबर 2 कंजुगेट, क्लास नंबर 3 आपका मॉडुलस, और क्लास नंबर 4 जो अभी की क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप हेडिंग लिखो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके बारे में आज सब कुछ पढ़ डालेंगे। क्लियर? तो आप हेडिंग लिखो पोलर, हमने ऑलरेडी हेडिंग लिखा हुआ है। अब देखिए, जो पोलर फॉर्म होता है या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहिए, जैसे a प्लस आयोटा b को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो उसको आगे बढ़ने से पहले इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है वो होती है आर्गूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, तो उसका जो तरीका है इसको हम प्रॉपरली लिखवा भी देंगे, लेकिन पहले आप इसको समझिए। इसको जो समझने का तरीका है बच्चों वो ये है कि आप क्या करो, जैसे हमने आपको ये बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a, b पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है z। अगर ये OP जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब हमने ये कहा कि अगर ये थीटा है तो इस थीटा को कहा जाता है, थीटा इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z। क्लियर? मैंने क्या कहा कि इफ़ z डिनोट्स ए पॉइंट P एंड OP मेक्स एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, देन थीटा इज़ नोन एज आर्गूमेंट ऑफ z। जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि ये जो अगर r लिखते हैं और ये अगर थीटा है तो p का कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, तो p के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं r cos थीटा और r sin थीटा। क्लियर? और हम लोगों को ये भी पता है कि जो z है उसकी वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y। इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अगर x की जगह पे क्या है आपका r cos थीटा है प्लस आयोटा, ये लिखेंगे r sin थीटा। तो यहाँ से r कॉमन आएगा और ये बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसी को कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हमने एक आर्गूमेंट की डेफिनेशन नहीं लिखवाया है, तो जिन बच्चों को लिखना है कॉपी पे वो ज़रूर लिखें। इफ़ z डिनोट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, इफ़ z डिनोट्स ए पॉइंट P ऑन आर्गन प्लेन and if OP makes an angle theta with positive direction of x-axis, then theta is called argument of z। और ये यहाँ तक कैसे पहुँच गए हैं, तो देखो, जैसे एक हम लोग इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर ही सकते हैं। ये मान लीजिए m है, तो आप OM की वैल्यू क्या लिखोगे, तो r cos थीटा, और P क्या लिखोगे तो r sin थीटा। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos थीटा कामा r sin थीटा। जैसे हम लोग को a, b पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी लिखते हैं। उसी लॉजिक से r cos थीटा कॉमा r sin थीटा से क्या लिख सकते हैं, तो r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा। r को जैसे ही कॉमन लेते हैं आपको मिल जाता है z इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये मिला हम लोगों को z इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो z है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। और डिस्टेंस को मैंने क्या बताया था डिस्टेंस को, तो मॉड z। तो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, और जो थीटा है ये क्या होता है आपका आर्गूमेंट ऑफ z। थीटा आपका आर्गूमेंट ऑफ z है। और ये कैसे निकालते हैं इस चीज़ को भी हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आर्गूमेंट की डेफिनेशन। और ये है आर्गूमेंट से रिलेटेड आपका एक डायग्राम, और जिसमें आपने क्या डिफ़ाइन किया है कि आप
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म, और इन पोलर फॉर्म लिखना हो तो r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे, जहाँ पे r है आपका मॉडुलस ऑफ z और थीटा क्या है बच्चों, तो थीटा है अपना आर्गुमेंट ऑफ z। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। अब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस एक क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि हमने केवल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मूव कराया, तो आप थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई या थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई करोगे तो सेम लोकेशंस आएगी। तो आर्गुमेंट की इन्फाइनाइटली मेनी वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने कि थीटा की यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी, तो एक यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए एक ही वैल्यू डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया है, और आर्गुमेंट की जगह हम लोग टर्म यूज़ करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो थीटा होता है वो माइनस पाई से पाई होता है, जहाँ पे माइनस पाई पे ओपन इंटरवल और पाई पे क्लोज इंटरवल होता है। इसको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, लेकिन बच्चों उसके पहले करते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पहले क्वेश्चन नोट करिए, फटाफट क्वेश्चन नोट करो, सब लोग फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको मैं एक एक करके बताता हूँ, और ध्यान रखिएगा ये बेसिक मेथड है। वैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस मेथड पढ़ लेंगे इसको निकालने का। 2 ही स्टेप प्रोसेस होता है, आप मॉड निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए और आंसर लिखिए। लेकिन इसको बेसिक से किया जाए तो लेट ये जो z है जिसकी वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 3 है, इसको हमने लिख दिया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने आपको बताया था कि r और थीटा की वैल्यू आपको निकालनी होती है, तो रियल को रियल से इक्वेट करोगे तो r cos थीटा मिल जाएगा -1 और r sin थीटा मिल जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर करके जब हम लोग ऐड करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, और r एक पॉजिटिव नंबर है तो ये मिल जाएगा आपका ग्रेटर दैन 0 में वैल्यू क्या आएगी 2 के इक्वल। तो आपको cos थीटा मिल गया, अगर वैल्यू रखोगे तो -1/2 एंड साइन थीटा इज़ रूट 3/2। एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग इन दोनों इक्वेशन में से इन दोनों से वो थीटा फाइंड आउट करते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं करेंगे कि केवल एक इक्वेशन को निकाल लेंगे और उससे थीटा की वैल्यू लिख देंगे। आपको दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो cos थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, दैट मीन्स थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और वो थीटा कौन सा है, तो वो थीटा है अपना पाई माइनस पाई/3 विच इज़ 2 पाई/3। यहाँ तक हो गया। अब हमें r भी मिल गया और z भी मिल गया, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos ऑफ 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई होल अपॉन 3। आप ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, z इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3। पोलर फॉर्म में यही कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका आंसर है। ये कौन सा फॉर्म है, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जब a प्लस आयोटा भी लिखते हैं और a माइनस आयोटा भी लिखते हैं या x प्लस आयोटा y लिखते हैं। ये आपका पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म से हम लोग 2 इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, एक आपका मॉडुलस और दूसरा आर्गुमेंट। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं पोलर फॉर्म से रिलेटेड। आप क्या करिए, इसको इक्वल मानिए, रियल को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करिए, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपको r मिल जाएगा। r की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला जो सेटिस्फाई करने वाला जो थीटा है उसकी वैल्यू लिखा जाएगा। तो cos थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, जैसे कि इस केस में आया है, तो यहाँ से थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और थीटा की वैल्यू लिखें। हाँ, अगर नहीं पता रहेगी वैल्यू तो इन्वर्स फॉर्म में यहाँ आंसर लिख देंगे, और फिर r की वैल्यू, z की वैल्यू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो बच्चों, ये तो एक कह सकते हो कि लेंदी मेथड है, कुछ शॉर्टकट बताइए, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। पहले देखिए आप लेंदी मेथड ज़रूर सीखिए, उसके बाद शॉर्टकट पे जाइए। अगर आप शॉर्टकट सीखोगे तो फंस जाओगे। लेंदी मेथड जब पता है ना, जब पूरे मान लीजिए कोई भी चीज़ है और ट्रैक के बारे में सब कुछ जानते हैं, तभी हमें शॉर्टकट भी पता होता है। ऐसा नहीं कि केवल शॉर्टकट से हमें पता ही नहीं हम कहाँ जाएंगे, डेस्टिनी का पता होना चाहिए ना।
तो वो ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको करने का एक और एनालिसिस होती है, ध्यान से लिखो। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। इसको ऐसे लिख देंगे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब देखिए हम लोगों ने आर्गुमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी है बच्चों, ये स्टार्टिंग था इसलिए हमने आर्गुमेंट बताया। वैसे अब से लेकर लास्ट तक या कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आर्गुमेंट की वैल्यू आती है तो आप उसको लिखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही या उसका एम्पलीट्यूड ही मान के चलिए। मतलब डिफ़ॉल्ट केस जो है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो इसके बारे में जो वैल्यू लिखिए, इफ़ थीटा बिलोंग्स टू -π to π। ध्यान रखिएगा एंगल का, यहाँ पे पाई पे हमने क्लोज लगाया है और -π पे ओपन किया है। देन थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। है ना, वेयर थीटा क्या है बेसिकली। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड सच दैट थीटा बिलोंग्स टू -π से π, देन थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखो बच्चों ये जो लिखा है ना -π से π, इसके बारे में ध्यान से देखना। ये जो इंटरवल है ये क्या है, ये मीन देखो जैसे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में दिखाते हैं, जहाँ पे ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका होता है रियल एक्सिस। और आप कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में, या तो किसी एक्सिस पे, और या तो ओरिजिन। इसके अलावा तो कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के ऊपर हैं उनकी वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के नीचे हैं उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। बिकॉज हम लोग को ये पता है बच्चों की जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट करते हैं तो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ये हम लोग को पता है, पहले से पता है ना, बिल्कुल पता है। ट्रिगो का ये पहले दिन ही पढ़ लेते हैं, सेंस ऑफ एंगल में पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू आपकी ऊपर रहेगी कॉम्प्लेक्स, ये एक ज्योमेट्रिकल टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। बस आप ये ध्यान रखो कि हमें -π से π के बीच में, अगर इस इंटरवल की लेंथ के बारे में बात करोगे तो वो लेंथ हो जाएगा 2π, और 2π में आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और ये Z1 लिखा है और ये वैल्यू हमें दी हुई है 120 डिग्री, और आपसे कहा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बताओ। तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इस एंगल की वैल्यू जैसे कि हम लोगों को पता है π/3 या 60 डिग्री जिसको कहते हैं, और ये तुरंत लिख दिया जाएगा यहाँ पे π/3। मतलब मैंने ये कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर एबव एक्स एक्सिस हैं या एबव रियल एक्सिस हैं उनको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर बिलो एक्स एक्सिस हैं उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्लॉकवाइज। और जहाँ तक इसका सवाल है, ये आपका इसका आर्गुमेंट होता है 0, और इसका आर्गुमेंट अपना पाई में काउंटेड है। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा होता ऐसे, और ये एंगल हम लोगों को 30 डिग्री दिया रहता, और ये अपना होता Q जिसकी वैल्यू होती Z2। तो अब हम लोग इसका आर्गुमेंट रिपोर्ट करते प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो ये वैल्यू मेजर करते और ये आता 1-150 डिग्री। तो इसका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट जो होता है Z2 का, दिस इज इक्वल टू -150 डिग्री, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू -5π/6। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको निकालने का जो तरीका होता है उसके बारे में हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो आप ये जो लिखा है हमने इसको कॉपी पे नोट करिए, और इसके बाद जो मैं हेडिंग लिखवाने जा रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखें। तो देखो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है तो उसकी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव, और अगर बिलो है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आर्गुमेंट से डिनोट करते हैं, जिसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहा जाता है।
तो आप हेडिंग लिखो रूल फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट, रूल फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो देखो इसमें क्या होता है कि लेट जेड की वैल्यू अगर x प्लस आयोटा वाई है और इसको हमने r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माना है, तो कंपेयर जब करेंगे तो r साइन थीटा की वैल्यू y आ जाएगी और r cos थीटा की वैल्यू x आ जाएगी। मैंने जो इसके पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें स्क्वायर करके ऐड करवाया था, तो क्या आया था, r को पुट किए थे तो दोनों इक्वेशन से जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाला थीटा आया उस 2π/3 उसको हम लोग रिपोर्ट किए थे पिछले एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप डिवाइड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को तो आपको मिल जाएगा tan थीटा, दिस इज़ y/x। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y/x। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ते हैं और चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं कि भैया tan इनवर्स x जो है उसका रेंज है -π/2 से +π/2। लेकिन बच्चों अभी हमने जैसे बताया कि जो थीटा है प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो -π से π है, तो एक प्रकार से देखो तो हम लोग आधा अधूरा आंसर इससे निकाल पाएंगे। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना होगा जिससे हमें सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रिंसिपल आर्गूमेंट वैल्यू मिल जाए। तो ये होता है इसको निकालने का तरीका कि x प्लस आयोटा वाई। तो अब इसका आर्गूमेंट जो लिखने का तरीका होता है, आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, -π/2 से π/2 का मतलब होता है -π/2 से +π/2 का जो हमने कहा मतलब होता है बेसिकली क्या होता है, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का डायरेक्टली आप फॉर्मूले से आंसर निकाल लीजिए और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करिए, उसी आंसर में पाई ऐड कर दीजिए और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए उस आंसर में -π ऐड कर दीजिए। तो ये हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स y/x। और ध्यान रखना यहाँ मॉड नहीं लगाए हैं, जैसा y और x रहेगा उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इफ़ z लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स y/x, पाई प्लस tan इनवर्स y/x लिखा जाएगा। अगर z आपका कौन से क्वाड्रेंट में हो तो z हो जाए सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से -π प्लस tan इनवर्स y/x लिखेंगे अगर z अपना थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाए। तो हमने चारों क्वाड्रेंट कवर कर लिए। 0 लिखेंगे अगर z आपका लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, इन सबको डायरेक्टली लिख दिया जाएगा। पाई लिखेंगे अगर z आपका लाइज ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, फिर आपका π/2 अगर z आपका लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस लिख देता हूँ शॉर्ट में, और -π/2 इफ z लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ तक सबको दिख रहा है क्लियर? तो मैंने कहा कि जहाँ तक फॉर्मूला हेल्प करता है वहाँ तक आप क्या करिए, फॉर्मूले का सहारा लीजिए। भैया जहाँ तक तुम साथ दोगे वहाँ तक तो हम तुम्हारा साथ लेंगे, और अगर तुमने साथ छोड़ा तो फिर क्या करेंगे, किसी और से काम चलाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने क्या किया, पाई ऐड कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए -π को ऐड किया। 4 पॉइंट डायरेक्टली लिखे, बचा कौन, चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए, एक्सिस कवर हो गए। अब भाई साहब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जिनको ओरिजिन बोलते हैं ये बच गए। और इनका आर्गूमेंट क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है इसका आर्गूमेंट ऑफ ओरिजिन? 0 नहीं, नॉट डिफाइन। तो आप ये पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि आर्गूमेंट ऑफ ओरिजिन, आर्गूमेंट ऑफ ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड। ओरिजिन का आर्गूमेंट डिफाइन नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा है सब? पक्का झूठ मत बोलना,
मेरे को खुश करने के लिए मत बोलना, नहीं आए कमेंट बॉक्स भर देना लिख लिख के क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है, अपने ही रेले जा रहे हैं, है ना, लगे हुए हैं, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे जो बच्चे इन्वर्स जिनका थोड़ा वीक है उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी मैं जूम करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इन्वर्स का आइडिया है। अगर ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हल्का फुल्का आपको ट्रिगो भी आ गया होगा अभी तक। और जो बच्चे हमारे JEE 2020 वाले हैं उनको तो सब कुछ आता है, तो वो जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। टाइम ये हमने क्या किया, कंपेयर किया। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। ये मैंने कहा था कि इन्वर्स अगर tan थीटा के बारे में बात करोगे और इन्वर्स का हेल्प लोगे तो -π/2 से +π/2 वैल्यू आएगी, लेकिन अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट -π से π है, फॉर्मूला दे रहा है आधा, जाना है पूरा। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे, तो पाई ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, -π ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, चारों को डायरेक्टली लिखेंगे, बच गया ओरिजिन अपना। ओरिजिन इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे, पक्का। आगे बढ़ जाऊँ तब अब हेडिंग लिखो, यहाँ तक पढ़ लिए ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं पहले, और लिखिए फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें पहला है z = -16/1 + i√3, और दूसरा है, या सिंपल इसको लिखा जाए पहले, है ना, सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा है आपका z सपोज ये लिखा है 5 आयोटा। क्लियर। तो देखो हमने आपको क्या बताया था, जैसे पहला क्वेश्चन करना है तो z की वैल्यू -1 - i√3 दिया हुआ है, और ये तुरंत हम लोग पता कर लेते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये कैसे पता चला, कैसे पता चला, तो वो पता चला आपका x नेगेटिव y नेगेटिव, रियल पार्ट भी नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, तो कहाँ जाएंगे भैया, थर्ड में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, पक्का पता चल गया। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो हेंस आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड आप लिखा करिए। z क्या बताया था, -π ऐड कर दो प्लस tan इनवर्स, y कौन है -√3, x कितना है -1, और ये आ जाएगा -π प्लस ये माइनस प्लस tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 कितना होता है भाई, कितना होता है, तो ये होता है आपका π/3, और ये हो जाएगा आपका -2π/3। यहाँ तक आ गया। दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो z की वैल्यू 5 आयोटा लिखा है, तो ये तुरंत आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, और विच इज इक्वल टू π/2। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जो भी अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट से रिलेटेड आता है तब। कई बच्चे उसको मॉड लगा के करते हैं, हमने बिना मॉड लगाए हुए किया है, इसलिए हमने क्या कहा था, tan इनवर्स y/x आपको हर जगह लिखना है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज, सेकंड में जाने के लिए पाई, थर्ड में जाने के लिए -π का एडिशन, और 4 पॉइंट डायरेक्टली लिखा, ओरिजिन का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं हुआ, और इस तरह से अपना टॉपिक ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है वो कैसे लिखा जाता है। तो आप हेडिंग लिखो या एक क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, फाइंड द कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये कौन सा है, तो z ये लिखा है आपका -16/1 + i√3। इसको हम पोलर फॉर्म में चाहते हैं कन्वर्ट करना।
तो देखिए बच्चों, इसको करने का जो तरीका होता है, पहले इसको a प्लस आयोटा v फॉर्मेट में मान लेंगे। तो -16/1 प्लस आयोटा रूट 3, हम लोग को पता है कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस आयोटा रूट 3 से, और नीचे आ जाएगा आपका 2। कैसे? तो एक स्टेप आप अभी और लिखिए, और इधर क्या लिखेंगे 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो ये कितना आ जाएगा एक बार चेक करते हैं। तो -16 1 माइनस आयोटा रूट 3, और ये 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका -4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा रूट 3। अगर आप ध्यान से देखो तो -4 आयोटा 4 रूट 3, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो पहले हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 8। एंड आर्गूमेंट कैसे निकालोगे? आर्गूमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे बताओ? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये जेड? तो आप कहोगे सर x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पाई का एडिशन, और tan इनवर्स y बाई एक्स करेंगे तो -√3। तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज़ 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? तो 8 टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ये हो गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ये ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो होगा ये -पाई से लेकर पाई के बीच में होगा। इन जनरल हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। पोलर फॉर्म में जो जेड आर होता है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड, जिसमें नो कन्फ्यूजन आपको होगा, और जो थीटा होता है उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? भूलोगे तो नहीं ना? पक्का प्रॉमिस करो, नहीं भूलोगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक क्या हुआ, हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया। अब देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने पोलर फॉर्म, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के तरीके पढ़े हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और डी मोवर्स थ्योरम, ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल बंद करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने से पहले, बंद करने से पहले सब्सक्राइब करो फटाफट, जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए।